Hello friends, welcome to PU Sir Physics. Today our topic is कैपेसिटर. ठीक है. ओके, तो हमारा जो चैप्टर का नाम है उस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है. कैपेसिटेंस इज वन टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो एक कैपेसिटर की होती है. ठीक है. ओके, तो हमने पार्ट 1 हमने देख लिया. पार्ट 1 में हमने पोटेंशियल के बारे में हमने देख लिया कि भाई पोटेंशियल का बहुत सारा इक्वेशन देखा. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम थोड़ा उसको रिवीजन कर देते हैं कि भाई हमने कितना अभी तक हमने इक्वेशन स्टडी किया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि भाई हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिल रहा था 2 पॉइंट का, तो पोटेंशियल डिफरेंस एक वर्क डन पे डिपेंडेंट था. मीन्स के वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस, એટલે मीन्स के W/Q इज इक्वल्स टू डेल्टा भी आप लिख सकते हो. अगर इसमें से आपको कोई एक ही पॉइंट का लोकेशन का पोटेंशियल चाहिए तो आप दूसरा पॉइंट को एक इन्फिनाइट डिस्टेंस पे छोड़ के आते हैं. ठीक है. तो आपका एक पोटेंशियल ड्यूटी थी एक 1 पॉइंट चार्ज आपको मिल रहा था V इज इक्वल्स टू KQ/R. देन आफ्टर पोटेंशियल ड्यूटी थी डायपोल. ओके, तो डायपोल की ऑन दी एक्सिस पे हमको पोटेंशियल मिल रहा था भाई V इज इक्वल्स टू KP/R². देन आफ्टर इक्वेटोरियल लाइन पे हमने देखा कि भाई इक्वेटोरियल एक्सिस पे आपका पोटेंशियल होता है भाई 0. देन आफ्टर एनी वेयर पॉइंट मीन्स आप कोई भी आप पॉइंट चूज कर लो तो वहाँ पे उसका पोटेंशियल होता था V इज इक्वल्स टू KP/R². देन आफ्टर हमने एक रिलेशनशिप भी निकाली, रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की बीच की. तो वो जो इलेक्ट्रिक हमको रिलेशनशिप मिली तो E इज इक्वल टू -ΔV/ΔR. इट इज़ नॉन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट. मीन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के आप डायरेक्शन में जाते हो तब उसका पोटेंशियल डिक्रीज होता है और उसका यूनिट में हमको मिल रहा था भाई वोल्ट पर मीटर. इट इज़ द बेस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना. देन आफ्टर एक पोटेंशियल में फाइंड आउट किया भाई एक स्फेरिकल सेल का एक आउटसाइड पॉइंट का, और आउटसाइड का पॉइंट का पोटेंशियल मिल रहा था हमको एक पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल मिल रहा था वही हमको मिल रहा था V इज इक्वल टू KQ/R. देन आफ्टर ऑन दी सरफेस पे हमको मिल रहा था भाई मैक्सिमम. और इनसाइड वाले बात की हम बात करेंगे तो इनसाइड पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल मिल रहा था भाई कांस्टेंट. ठीक है. देन आफ्टर हमने स्टडी किया भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस. व्हाट इज मीन्स बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस? कोई एक ऐसी सरफेस के वहाँ पे कोई भी आप पॉइंट चूज करो उसका पोटेंशियल रिमेन सेम होता है. क्या लगा? और इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड इज बोथ आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो भी आपको याद रखनी है. ठीक है. और दूसरी चीज़ आपको क्या बात याद रखनी है कि भाई कोई भी मेटल सरफेस हो, कोई भी कंडक्टर सरफेस हो, इट इज़ द बिहेवियर लाइक दिस द इक्विपोटेंशियल सरफेस. ओके. देन आफ्टर हमने क्या स्टडी किया कि भाई पोटेंशियल एनर्जी के रिगार्डिंग हमने स्टडी किया. ड्यू टू दी 2 पॉइंट चार्ज का इक्वेशन हमने देखा U इज इक्वल टू KQ1Q2/R. ठीक है. ओके, तो वो आपका एक पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन निकला. देन आफ्टर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 3 चार्ज सिस्टम. देन आफ्टर पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी 1 चार्ज इज दिस पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू QV. एंड ड्यू टू दी 2 चार्ज का भी इक्वेशन आपने देखा. ओके. देन आफ्टर आपने वो भी देखा कि भाई अगर आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को पुट करते हैं तो उसके पास भी एक एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी. वो उसके पास एनर्जी हमको मिली U इज इक्वल टू -P cos θ. देन आफ्टर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर की एक समरी भी आपने स्टडी की. ठीक है. ओके. देन आफ्टर आपने एक डाई इलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन भी आपने देखा. क्या लगा कि भाई आपके पास 2 प्लेट अवेलेबल है, एक पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट. उसकी बीच में अगर आप डायरेक्टिव मटेरियल को पुट करते हो तो बीच का जो इफेक्ट होता है वो कैंसिल होता है. ओनली फॉर उसका इफेक्ट आपको एक प्लेट की सरफेस पे ही आपको मिलता है और वो पोलराइजेशन होता है. ठीक है. वो पोलराइजेशन का फिनोमिना भी हमने गए लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में हमने देखे थे. ठीक है. तो टुडे आवर टॉपिक इज कैपेसिटर. तो टुडे टॉपिक इज कैपेसिटर. बट कैपेसिटर को समझने के लिए आपको एक बात समझनी है कि भाई हमारी रूटीन लाइफ में हम एक एनर्जी का बहुत सारी एनर्जी का यूज़ करते हैं और बहुत सारे मीन्स के मटेरियल का यूज़ करते हैं. भाई एनर्जी हमारी एक हीट के फॉर्म में भी हम यूज़ करते हैं और एक लाइट की फॉर्म में भी हम यूज़ करते हैं. और मटेरियल लाइक दिस हम वाटर को यूज़ करते हैं और एयर को यूज़ करते हैं. बट इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है कि भाई इन दोनों में कॉमन चीज़ ये है कि भाई हम उसको स्टोर करके रखते हैं. जैसे कि हमारे घर में हम वाटर का यूज़ एक डिफरेंट टाइम में करते हैं. बट हमारे घर में जो वाटर आ रही है मीन्स के अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज डिफरेंट टाइम होती है. तो हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई हमको एक वाटर को स्टोर करके रखना पड़ेगा. तो वैसे ही आपने किया ना कि भाई आपके घर की छत पे एक वाटर टैंक होती है, इसमें आपने वाटर को स्टोर कर लिया, जब आप चाहो तब उसको यूज़ कर सकते हो. वैसे ही हमारी एनर्जी को भी हमको स्टोर करके रखनी पड़ती है. जैसे कि आपको एक फूड पकाना है तो आपको एक हीट एनर्जी चाहिए.
तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई हीट एनर्जी जिसमें स्टोरेज हुई है इसमें से आप हीट एनर्जी निकाल दोगे और आपका फूड पका लोगे। और दूसरा आप क्या सोच सकते हो कि भाई हीट एनर्जी आप जनरेट कर लोगे। कैसे आप जनरेट कर लोगे? मीन्स के हीट एनर्जी का आप सोर्स फाइंड आउट करोगे। जैसे कि बेसिक मीन्स के एक लकड़ी आप लाओगे और उसको आप जला दोगे तो इसमें से आपको एक हीट एनर्जी मिल जाएगी और आपका फूड पक जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप उसका सोर्स में से भी यूज़ कर सकते हो। और दूसरा थिंग, आप उसकी स्टोरेज किया हुआ है और स्टोरेज में से भी आप हीट एनर्जी को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और एक सेम फिनोमिना हमको एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करनी है। क्यों इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करनी है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ होता है कि भाई हमको एक लाइट जलानी है। क्यों लाइट जलानी है? क्योंकि दिन में ही हमारा सन रहता है और दिन में ही हमको एक लाइट मिलती है, बट रात को हमको लाइट नहीं मिलती है। इसलिए हमको क्या करना है भाई, हमारी एक रिक्वायरमेंट है कि भाई हमको नाइट में हमको एक लाइट चाहिए। तो लाइट चाहिए तो हमारे पास एनर्जी भी होनी चाहिए, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी होनी चाहिए। बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम स्टोर कैसे करें? हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि कंजर्वेशन लॉ हमको क्या बोलती है कि भाई एनर्जी डज नॉट क्रिएट एंड डज नॉट डिस्ट्रॉय, इट इज़ द ओनली फॉर ट्रांसफर इज अ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो हमारे नेचर में बहुत सारे फॉर्म्स अवेलेबल है, वो हमारे नेचर में हमको दिए हुए हैं कि भाई हमारे नेचर में लाइक दिस एक न्यूक्लियस के पास एक एनर्जी स्टोरेज हुए है। वो कौन सी एनर्जी है भाई? न्यूक्लियस एनर्जी। हम उसको नाम देते हैं भाई न्यूक्लियर एनर्जी। देन आफ्टर आप दूसरा सोचिए कि भाई केमिकल के पास भी एनर्जी होती है, वो केमिकल रिएक्शन होके इसमें से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको हम बोलते हैं भाई केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी भी हमको नेचर ने दी है और न्यूक्लियस एनर्जी भी हमको नेचर ने दी है। और बहुत सारी ऐसी एनर्जी है जो हमने नेचर ने दी हुई है, वो एनर्जी का हम यूज़ करके उसको कन्वर्ट करके हम दूसरी एनर्जी मीन्स के बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप एनर्जी को कन्वर्ट करके आप एनर्जी को मीन्स के बना सकते हो। ख्याल आया आपको? ओके, तो बेसिक मीन्स के हमको फाइंड आउट करना है कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमको स्टोर करनी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके पास होती है? एक इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल के पास एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो हमने क्या किया कि भाई हमने एक सिंपल सा एक बॉडी हमने कंसिडर की, लाइक दिस हमारे पास एक ऐसी मेटल की एक बॉडी अवेलेबल है। तो हमको क्या करना है कि भाई उसके इनसाइड हमको एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करनी है। हमारा मीन्स के फिनोमिना कौन सा है कि भाई हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करनी है। क्यों स्टोर करनी है? कि भाई जब चाहो तब आप वो एनर्जी का आप यूज़ कर सकते हो, इसलिए। ठीक है, ओके, तो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है तो हमको इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, पहले हमने इलेक्ट्रॉन को एक डाल दिया तो उसके पास एक चार्ज आ गया भाई, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए। देन आफ्टर हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन लाए तो अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा भाई, एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? और ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। और तीसरा लाए तो और ज़्यादा वर्क डन किया। ऐसे आपने सपोज के डाल दिए 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स, 1 लाख इलेक्ट्रॉन एक बॉडी में आपने फिलअप कर दिए। ठीक है, तो उसकी इनसाइड सभी सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, वो सभी सारे एक कंप्रेस हुए हैं, एक उसमें एक टेंशन जनरेट हुआ है। ठीक है, और आपस में वो एक स्टेबल हो गए। अगर वो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है और ये स्टेबल हो गए हैं तो वो एनर्जी हम बोलेंगे भाई पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से आई? आपने जो इलेक्ट्रॉन को इसको इनसाइड करने के लिए आपने जो एनर्जी यूज़ की वो एनर्जी इसमें स्टोरेज हो गई। चला है, जब चाहो तब वो आप एनर्जी का यूज़ कर सकते हो। तो वो एनर्जी एक पोटेंशियल की फॉर्म में यहाँ पे स्टोरेज हुई है। क्यों पोटेंशियल की फॉर्म में? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूवमेंट नहीं कर रहा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक स्टेशनरी पोजीशन पे है और उसके पास स्टेशनरी पोजीशन में है, इसलिए हम उस एनर्जी को हम नाम देते हैं कि भाई दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने यहाँ पे एक स्टोर की हुई है। जब आप चाहो तब उसका यूज़ कर सकते हो। कैसे आप यूज़ करेंगे? कि भाई हम इलेक्ट्रॉन को हम जब चाहे तब उसको रन करवा सकते हैं। कैसे आप रन करवा सकते हैं? कि भाई उसका पोटेंशियल हाई हो गया। सपोज कि आप मान लीजिए कि भाई उसका पोटेंशियल है 1000 पोटेंशियल और हमारा अर्थ की जो ग्राउंड सरफेस होती है ना उसका पोटेंशियल होता है 0। तो हमने बेसिक क्या कर दिया कि भाई इन दोनों को कनेक्ट करवाने के लिए हमने बीच में एक कंडक्टर को रख दिया। बीच में हमने क्या रख दिया भाई? कंडक्टर को रख दिया। मीन्स के बीच में हमने एक बल्ब को रख दिया। ओके, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, एक हाई स्पीड से आया और बीच के बल्ब में उसने स्ट्राइक किया। बल्ब में उसने स्ट्राइक किया तो बल्ब जला और आपको बल्ब जला तो देन आप इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया भाई? ग्राउंड में चला गया।
ख्याल आया। तो ऐसे आप इलेक्ट्रॉन के पास पहले जो पोटेंशियल एनर्जी थी, अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी एक काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दौड़ना स्टार्ट हो गया और बल्ब में आया और बल्ब चालू हुआ, देन आफ्टर वो ग्राउंड में चला जाएगा। क्योंकि आपका चार्ज कहाँ से कहाँ दौड़ते हैं भाई, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसकी बॉडी का पोटेंशियल हाई है और आपकी अर्थ की जो पोटेंशियल है वो तो जीरो है, ठीक है। तो वैसे आप एनर्जी का यूज़ कर सकते हो, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आप यूज़ कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ कर सकते हो, बट आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एनर्जी स्टोर करनी पड़ेगी। बट उसके पास एनर्जी नहीं होगी तो यहाँ पे बल्ब स्टार्ट होगा नहीं होगा। क्या है, आपके घर में जो पावर आ रही है वो पावर एक जनरेटर मिसके क्या करता है, कंटिन्यूसली वो इलेक्ट्रॉन को कंप्रेस करके एक मिसके की सिंपल तार में वो डाल रहे हैं, और सिंपल तार में इलेक्ट्रॉन ने बहुत सारा कंप्रेस किया तो उसमें पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा, और उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, और जब चाहो तब आप अपने घर में मिसके इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करते हो, ठीक है। ओके, अगर आपका जनरेटर बंद हो गया तब आपके घर में क्या इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है, नहीं बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि जनरेटर में से जो इलेक्ट्रिसिटी आई तो बीच में हमने क्या कर दिया भाई, स्टोर कर दिया। जब आपका जनरेटर बंद होगा तब आपकी घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो स्टोरेज में से आ रही है। तो यहाँ पे भी क्या रिक्वायरमेंट है भाई, स्टोरेज रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा यहाँ पे कौन सा है भाई, स्टोरेज करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आप मटेरियल को भी स्टोरेज कर सकते हो और एनर्जी को भी स्टोरेज कर सकते हो, ठीक है। आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी स्टोरेज कर सकते हो, हीट एनर्जी को भी स्टोरेज कर सकते हो, आप एक वाटर को भी स्टोरेज कर सकते हो। जो चीज़ आप जब चाहे तब आप यूज़ करना चाहते हो वो चीज़ आपको एक स्टोर करके रखनी पड़ती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारी मिसके एक इलेक्ट्रिक एनर्जी अवेलेबल नहीं थी, मिसके इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने स्टोर नहीं की, तो हमने क्या करना पड़ेगा कि भाई हमको एक एक्सटर्नल बैटरी लानी पड़ेगी, और बैटरी के साथ हमने एक बल्ब लगा दिया। तब हम देखेंगे तो हमारा बल्ब जल रहा है। तो हमने क्या किया कि भाई बैटरी के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, उसका हमने यूज़ कर लिया। जब चाहो तब आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम स्टोर कर सकते हो, तो उसकी जो प्रोसेस होती है वो उसकी प्रोसेस ओनली फॉर एक ही है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक कंडक्टर को कंसीडर करना पड़ेगा, और वो कंडक्टर में हमको इलेक्ट्रॉन को प्रेस करना पड़ेगा। ख्याल आया, हम कंटिन्यूसली उसमें इलेक्ट्रॉन को हम प्रेस करते हैं, देन आफ्टर वो ये जो एक प्रोसेस होती है, एक मैन काइंड भी प्रोसेस होती है, वो एक नेचुरली भी प्रोसेस होती है, एक नेचर में भी होती है। कैसे, हमारी जो स्काई में दो जो क्लाउड्स आते हैं वो एक दूसरे के साथ मिसके टकराते हैं, तो दोनों क्लाउड्स के पास एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है। वो एक हमारी नेचुरली प्रोसेस हुई, और हम मिसके हम भी एक इलेक्ट्रॉन को ला के उसमें हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो भी प्रोसेस हमारी क्या हुई कि भाई मैन काइंड प्रोसेस हुई। तो आप मिसके एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर मिसके दोनों प्रोसेस आप कर सकते हो। रिक्वायरमेंट है भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको एक लाइट स्टार्ट करनी है तो आप क्या करोगे कि भाई आप एक जनरेटर को यूज़ कर सकते हो, और दूसरा थिंग आप एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसमें स्टोरेज हुआ है ऐसा डिवाइस को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जनरेटर क्या करेगा भाई, जनरेटर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाता नहीं है, बट वो क्या करता है कि दूसरी उसके पास एनर्जी है, वो एनर्जी को कन्वर्ट करके एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो बना लेते हैं। तो स्टोरेज क्या होती है, जैसे कि आपके पास एक वाटर का स्टोरेज था, एक इसके वाटर टैंक थी, तो वाटर टैंक में आप क्या फिलअप करोगे भाई, वाटर ही फिलअप करेंगे ना, ख्याल आया। और वैसे ही आपके पास एक हीट एनर्जी का स्टोरेज है, इसमें आप क्या फिलअप करोगे भाई, हीट एनर्जी। तो वैसे आपके पास कोई ऐसा डिवाइस होना चाहिए कि भाई इसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिलअप कर सकते हो, ख्याल आया। तो इसमें से आप इलेक्ट्रिक एनर्जी जब चाहे तब आप निकाल सकते हो। वाटर टैंक में से भी आप वाटर को जब चाहे तब आप निकाल सकते हो। हीट एनर्जी के स्टोरेज में से भी आप हीट एनर्जी को जब चाहे तब आप निकाल सकते हो। ख्याल आया आपको फिनोमिना। ओके, तो आपका जिसके आपके पास एक डिवाइस है, एक बल्ब है, बल्ब को आपको चलाना है, और आपने उसके साथ एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, और आप देखते हो कि भाई बल्ब जल रहा है। तो बैटरी क्या एक स्टोरेज है? नो, बैटरी इज़ नॉट स्टोरेज। आपको बैटरी में एक स्टोरेज नहीं है। वो बैटरी क्या करती है भाई, बैटरी के इनसाइड एक केमिकल होते हैं, और केमिकल रिएक्शन से हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। तो हमारी बैटरी क्या काम कर रही है, हमारी बैटरी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर रही है। ख्याल आया आपको, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर रही है, तो हम उसको क्या नाम देंगे भाई, एक सोर्स नाम देंगे। वो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक सोर्स है, और केमिकल एनर्जी हमको नेचर में से मिली, वो नेचर में से मिली, उसको हमने यूज़ कर लिया, और उसको हमने कन्वर्ट कर लिया भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ख्याल आया। तो हम उसको स्टोरेज नहीं बोल सकते, बट क्या बोल सकते हैं भाई, एक सोर्स बोल सकते हैं।
और ऐसा दूसरा सोर्स आपके एक मोटरसाइकिल में एक व्हील में एक डायनोमो लगाया हुआ होता है। तो डायनोमो क्या करता है, जैसे जैसे आपका व्हील रोटेट होगा तो डायनोमो भी एक रोटेट होगा और इसमें से एक एनर्जी आपको मिलेगी। वो एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली और आपकी मिसके आपके व्हीकल के आगे जो एक लैम्प है वो एक लैम्प आपका स्टार्ट हो जाएगा। चलाया तो ऐसे इसमें आपने क्या लगा दिया कि भाई जनरेटर, आपने एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लिया। चलाया एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिसके एक मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बना दिया। ठीक है, तो वैसे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब चाहे तब आप यूज़ कर सकते हो। कदों का आप उसको सोर्स में से भी यूज़ कर सकते हो, कदों वो जिसमें स्टोरेज हुआ है इसमें से भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे आपको एक दूसरा भी एग्जांपल बताना चाहता हूँ। वो एग्जांपल से आपको ख्याल आ जाएगा कि भाई कब आप सोर्स का यूज़ करोगे और कब आप इसके स्टोरेज का यूज़ करोगे। आपको मालूम है कि भाई आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में स्टोर करते हो। मैंने यहाँ पे आपको बताया था भाई कंडक्टर में आप इलेक्ट्रॉन डालते हो, ऐसे आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है। बट वो कंडक्टर को हम क्या बोलेंगे भाई, एक कैपेसिटर बोलेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है ना कैपेसिटर, तो कैपेसिटर इज़ अ वन टाइप ऑफ द डिवाइस, इट इज़ द यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर लेंगे। वो डिवाइस को हमने नाम दे दिया भाई कैपेसिटर। ठीक है, तो हमका यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है कि भाई कब आप बैटरी का यूज़ करोगे। बैटरी क्या करती है भाई, एक बैटरी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बना देती है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक मैकेनिकल एनर्जी में से कन्वर्ट करके हमको बना देती है। ठीक है, और दूसरा थिंग हमारे पास एक कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के पास भी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे अवेलेबल है। तो दोनों के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी अवेलेबल है, तो दोनों का यूज़ करने की एप्लीकेशन भी डिफरेंट होगी। और डिफरेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ कि भाई आप एक बायो के स्टूडेंट हो और आप एक हार्ट अटैक वाले पेशेंट को एक हॉस्पिटल पे लेके जाते हो बाय एम्बुलेंस। ठीक है, बट वो रास्ते में वो उसका हार्ट बंद हो गया। चला है, तो आप क्या करोगे भाई, उसका हार्ट एक तुरंत आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। चला है, तुरंत स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, हार्ट पे आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। और हार्ट एक मछली के इनसाइड होता है। ठीक है, तो आपको फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तभी वो हार्ट तक फोर्स आपका पहुंच सकता है। ठीक है, तो आप हाथ से नहीं लगाओगे, पर आपके पास एक मेडिकल डिवाइस होती है। वो मेडिकल डिवाइस एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इसका यूज़ करके वो चलती है, ऐसे को वर्क करती है। एक इसके उसको वर्क करने के लिए एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो बट आपके पास यहाँ पे दो अवेलेबल है, एक सोर्स भी अवेलेबल है और एक स्टोरेज भी अवेलेबल है। आप किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे आपको फोर्स ज़्यादा लगाना है। तो फोर्स ज़्यादा लगाना है तो भाई जिसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा होगी उसका आप यूज़ करोगे। ठीक है, तो किसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा होती है, बैटरी के पास ज़्यादा नहीं होती है, बट जिसमें आपने स्टोरेज किया हुआ है उसके पास ज़्यादा होती है। वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा, मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। देखिए कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे एक 1 सेकेंड में 20 लीटर वाटर चाहिए। 1 सेकेंड में 20 लीटर वाटर चाहिए। और मैंने क्या किया कि भाई एक पाइपलाइन आ रही थी वाटर की और उसकी बॉटम पे एक नल था। मैंने नल ओपन कर दिया तो मैंने देखा कि भाई 1 सेकेंड में ओनली पर 1 ही लीटर पानी आ रहा है। तो मेरी रिक्वायरमेंट कैसे सेटिस्फाइड होगी। तो मैंने क्या किया कि भाई दूसरा मैंने एक बकेट लिया, वो बकेट में 20 लीटर पानी था। तो मैं क्या करूँगा भाई, वो 20 लीटर पानी वाला बकेट मैं उछा करके मैं यहाँ पे मैं डाल दूँगा। तो मेरी रिक्वायरमेंट में इसके सेटिस्फाइड हुई। मुझे 1 सेकेंड में 20 लीटर पानी चाहिए था, तो मैंने क्या किया भाई, बकेट का मैंने यूज़ किया। मैंने क्या किया, एक स्टोरेज का मैंने यूज़ किया। वो जो वाटर आ रहा था मैंने उसका सोर्स का मैंने नहीं यूज़ किया। क्यों सोर्स का नहीं यूज़ किया, तो वो ओनली फॉर 1 सेकेंड में कितना आपको इसके एनर्जी दे रही थी, ओनली फॉर 1। वहाँ पे भी आपको एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक बैटरी में से मिल रही थी, बट आपके इलेक्ट्रिकल करंट की रिक्वायरमेंट थी भाई 25 मिली एम्पियर। तो वो आपका इलेक्ट्रिकल करंट बैटरी दे रही थी ओनली पर 1 सेकेंड में 1 ही। तो आप क्या यूज़ करेंगे भाई, कैपेसिटर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई, कैपेसिटर को एनर्जी देना पड़ेगा। तो कैपेसिटर को आप एनर्जी कैसे दोगे भाई, बैटरी के साथ कनेक्टेड कर दो। पहले आपने बैटरी के साथ कनेक्टेड कर दिया और कैपेसिटर फिलअप हो गया। ध्यान आप कैपेसिटर से आप इलेक्ट्रिकल मोटर को आप डिवाइस को सप्लाई कर दो और इलेक्ट्रिकल मोटर सप्लाई मिसके वो यूज़ करके एक हाई मिसके फोर्स लगा के आपका मिसके पेशेंट का हार्ट वो स्टार्ट कर देगा। वैसे ही सेम फिनोमिना आपने यहाँ पे किया। आपने पहले क्या किया कि भाई बकेट को आपने नल के नीचे रखा और नल आपने स्टार्ट कर दिया और 20 सेकंड तक आपका वाटर का फिलअप हो गया पूरा बकेट। ध्यान आप क्या करोगे, बकेट को उछा करके यहाँ पे डाल दो।
तो आपकी रिक्वायरमेंट 20 लीटर की थी 1 सेकेंड की, वो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड हुई। और वहाँ पे भी आपको 25 मिली एम्पियर की करंट की रिक्वायरमेंट थी, वो भी यहाँ पे सेटिस्फाइड हुई। ख्याल आया आपको? ओके, तो कैपेसिटर क्या होता है कि भाई कैपेसिटर पहले आप बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो, ध्यान आप वो एक चार्ज हो जाता है। चला है वो क्या हो जाता है भाई, चार्ज हो जाता है। पहले के ज़माने के कैमरे आते थे, वो कैमरे में भी कैपेसिटर का यूज़ होता था, पर वो इतना मॉडिफाई कैमरा नहीं होता था। उसमें क्या होता था कि भाई आप पहले वन पिक्चर क्लिक करते हो, दैन आफ्टर आपको एक 3 या 5 सेकेंड आपको रुकना पड़ता था। क्यों रुकना पड़ता था? क्योंकि आपकी कैमरे की लाइट की जो फ्लैश है, वो फ्लैश होने में आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, इसके उसकी करंट बहुत रिक्वायरमेंट होती है। उसकी करंट होती है भाई 5 मिली एम्पियर। 5 मिली एम्पियर आपकी बैटरी मीन्स आपकी कैमरे की जो बैटरी होती है वो नहीं सप्लाई हो पाती। तो आपने क्या किया कि भाई 20 में के कैपेसिटर को लगा दिया, तो क्या होगा, पहले भाई बैटरी में से करंट जाएगी, पहले कैपेसिटर चार्ज हो गया, दैन आपके कैपेसिटर में से आपकी फ्लैश में जाएगी और कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज होता है। कैपेसिटर को वापस भरने के लिए, कैपेसिटर के पास वापस एनर्जी को डालने के लिए वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता था, 3 या 5 सेकेंड तक। वहाँ पे एक रेड कलर की लाइट होती है, वो रेड कलर की लाइट स्टार्ट हो जाती है। जब वो बंद हो जाती है तो आपको पता चलता है कि भाई आपका कैपेसिटर फिलअप हो गया, तब आप दूसरा क्लिक ले सकते हो। ठीक है, ऐसा पहला कैमरा आता था। तो वहाँ यहाँ पे भी आप जो कैमरे की लाइट यूज़ करते हो, यहाँ पे आपके डिजिटल फ़ोन में होता है, तो वहाँ पे भी आप कैपेसिटर का यूज़ करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मालूम पड़ गया कि भाई कैपेसिटर क्या होता है और हमारा सोर्स क्या होता है। हमारा सोर्स है बैटरी और हमारा कैपेसिटर है वन टाइप ऑफ दी स्टोरेज। ठीक है, तो स्टोरेज में से आप जो एनर्जी आप यूज़ करोगे, वो एनर्जी आप मीन्स के एक ही साथ आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बकेट मैंने यहाँ पे ऊंचा किया और यहाँ पे मैंने ऐसा डाल दिया, तो पूरे का पूरा पानी यहाँ पे नीचे आ गया। वैसे ही कैपेसिटर के पास जो एनर्जी आपने स्टोरेज की थी, वो आप एक ही साथ उसको यूज़ कर सकते हो, तो हम उसको बोल सकते हैं भाई कैपेसिटर। टुडे आवर टॉपिक इज कैपेसिटर एंड कैपेसिटर क्या होती है कि भाई कैपेसिटर इज अ वन टाइप ऑफ द स्टोरेज। इट इज़ द स्टोर टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। भाई वो ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है। वो बात समझाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिए। ख्याल आया? ओके, देन आफ्टर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो वो स्टोर करती है, बट वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगी भाई? एक इन्फिनाइट लेवल तक एनर्जी को स्टोर कर लेगी क्या? उसकी कोई लिमिट होती है? ऑब्वियसली उसकी लिमिट होती है। कैसे लिमिट होती है? मैंने आपको एक बकेट दिया और मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई उस बकेट में आप 2000 लीटर पानी लेके आओ। तो आपने क्या किया कि आपके पास एक वाटर का सोर्स था, उसके नीचे आपने बकेट को रख दिया और 2000 लीटर आपने पानी उसमें डाल दिया, और आप देखते हो कि भाई ओनली पर 10 ही लीटर है उसमें पानी। क्यों? क्योंकि उसकी साइज़ ही कम थी ना, वो बकेट की साइज़ ही कम थी। ठीक है, और बकेट की साइज़ कम थी, तो उसमें से जो बाकी का जो वाटर था वो क्या हो गया भाई, लीकेज होकर फ्लो होना स्टार्ट हो गया। मीन्स के वाटर का फ्लो हो गया, वो बाहर चला गया। तो यहाँ पे वाटर का लीकेज हुआ। और सेम फिनोमिना कैपेसिटर की भी साइज़ होती है, और कैपेसिटर की साइज़ की वैल्यू पे वो डिपेंडेंट होती है कि भाई उसमें कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप स्टोर कर सकते हो। आपने ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर ली तो वो भी एक लीकेज हो जाएगी। वो स्टोरेज वाला फिनोमिना अभी आपको देखना है, मैं आपको बताता हूँ एक नोट में ड्राइंग करके। ठीक है, तो टुडे आपका जो टॉपिक है ना वो है भाई कैपेसिटर। तो कैपेसिटर बेसिक क्या होती है वो आपको मालूम पड़ गया कि भाई कैपेसिटर इज़ अ वन टाइप ऑफ द स्टोरेज होता है। आप कोई भी एनर्जी और आपका जो मटेरियल है उसको आप स्टोरेज करना चाहते हो। ठीक है, कोई भी आप चीज़ वस्तु को आप स्टोरेज करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज करनी है, तो आपको एक कैपेसिटर चाहिए। कैपेसिटर क्या होती है कि बेसिक एक कंडक्टर होता है। ठीक है, वो एक कंडक्टर के इनसाइड आपको एक चार्ज को फिलअप करना है। मीन्स कि आपको एक चार्ज को उसके इनसाइड एक कंप्रेस करना है। आप जितना चार्ज ज़्यादा कंप्रेस करोगे तो उसके पास इतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो वो चार्ज आप जो डालते हो उसके इनसाइड वो वापस आपको मिल सकते हैं क्या? ओबियसली आपको वापस मिल सकते हैं। कैसे? जैसे आपने चार्ज क्वेश्चन डालने का स्टार्ट कर दिया तो वैसे वैसे उसका पोटेंशियल पर इंक्रीज हो जाता है। और आपको मालूम है कि भाई आपका चार्ज का फ्लो कैसे होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो आप कोई भी लो पोटेंशियल के साथ आप कनेक्ट करवा दो तो उसका चार्ज का फ्लो मिसके होना स्टार्ट हो जाएगा। एक कंडक्टर में से एक मिसके अर्थ के साथ आपने कनेक्ट कर दिया तो अर्थ का पोटेंशियल होता है 0। ठीक है, तो वैसे उसका चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो डेफिनेशन बनाई है कैपेसिटर की, तो उसकी बेस में ही मैंने यहाँ पे बनाई है। देखिए कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस इन विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द कंप्रेस्ड चार्ज।
हमने उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोरेज की है, बट इन द फॉर्म ऑफ द कंप्रेस्ड चार्ज एंड इट कैन बी द रिसीव बैक एट द वेरी फास्ट पेस। ठीक है, तो आप उसको रिसीव भी कर सकते हो एट द वेरी फास्ट स्पीड, उसकी स्पीड भी एक फास्ट होती है। ठीक है, और तो ये वाली प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं भाई, डिस्चार्ज। अब जैसे पहले स्टार्टिंग में आपने इसके इलेक्ट्रॉन को डाल दिया तो उसको हम बोलते हैं भाई चार्जिंग, और उसको हम क्या बोलते हैं भाई, डिस्चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कैपेसिटर आपका मीन्स के कंडक्टर आपका डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि सिंपल सा एक मैंने कंडक्टर कंसीडर किया, उसके पास पहले चार्ज था Q = 0। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है कि भाई उसको चार्ज करना है, मीन्स के उसकी इनसाइड मुझे चार्ज को डालना है। आप कैसे डाल सकते हो, आपको मालूम है कि भाई आपका चार्ज का फ्लो कैसे होता है भाई, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल वाला आपको कोई एक रोड लाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, एक प्लास्टिक का रोड मैंने लिया, मैंने एक ग्लास का रोड लिया, और ग्लास का रोड को मैंने बहुत सारे बार, बहुत नंबर बार मैंने रबिंग करवाए। ठीक है, मैंने मिस के वो मैक्सिमम मैंने रबिंग किया, तो उसमें एक मैक्सिमम चार्ज प्रोड्यूस हो गए, एक पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम प्रोड्यूस हो गए, तो उसका पोटेंशियल भी मैक्सिमम हो गया। ध्यान पर मैं क्या करता हूँ, एक कंडक्टर से उसके साथ मैंने ऐसा कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे एक हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो गया, और सभी सारा चार्ज यहाँ पे आउटर सरफेस में आ गया। क्योंकि इनसाइड क्या होने वाला है भाई, इनसाइड उसके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगता है, और रिपल्सिव फोर्स लगने से वो चार्ज पार्टिकल्स एक इन्फिनाइट डिस्टेंस तक जाना चाहते हैं, बट वो इन्फिनाइट डिस्टेंस तक नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी आउटर सरफेस में वो आएगा, ध्यान पर आउटर सरफेस से भी वो बाहर नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि उसकी अराउंड एक एटमॉस्फेयर होता है, और एटमॉस्फेयर एक इंसुलेटर है, वो आपको मालूम है, ख्याल आया। तो वैसे सभी सारा चार्ज यहाँ पे एक स्टेबल हो गए, इसलिए तो हम बोल सकते हैं कि भाई उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, ओके। तो और हमारे उसकी अराउंड एक एटमॉस्फेयर होती है, तो एटमॉस्फेयर में भाई एयर का मोलिक्यूल्स भी होते हैं, एटमॉस्फेयर में एयर का मोलिक्यूल्स होते हैं। ओके, देन आफ्टर मैंने यहाँ पे मैंने चार्ज तो कर दिया। देखिए कि भाई मेरे पास ऐसा कोई एक कंडक्टर मैं यहाँ पे वापस मैं ड्रॉ करता हूँ कि भाई उसकी अराउंड ऐसा चार्ज मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया। कैसे मैंने फिलअप कर दिया, आप कोई भी मेथड से आप चार्ज को इसके प्रोड्यूस कर सकते हो, कोई भी मेथड से आप चार्ज को डाल सकते हो। ठीक है, ओके। तो चार्ज तो मैं देख नहीं सकता भाई, आप इलेक्ट्रॉन को देख नहीं सकते भाई कितना इलेक्ट्रॉन जाता है, आप काउंट भी नहीं कर सकते हो। तो मुझे मालूम कैसे पड़ेगा कि भाई उसके पास चार्ज है, आपको मालूम पड़ेगा कि भाई जैसे जैसे आप चार्ज को डालते हो ना, वैसे वैसे उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है। तो आपको पोटेंशियल से मालूम पड़ेगा। ठीक है, जिसका पोटेंशियल ज़्यादा, मैंने यहाँ पे 3 में इसके क्या ड्रॉ किए हैं भाई, कंडक्टर ड्रॉ किए हुए हैं डिफरेंट चार्ज का। तो जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा कि भाई उसके पास चार्ज की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक सिंपल बात बताऊँ कि भाई आपके पास एक 3 वाटर का ग्लास अवेलेबल है, और तीन की वाटर की साइज़ भी सेम है, और मैं आपको बताता हूँ कि भाई किस क्लास में वाटर ज़्यादा है। तो आप क्या देखोगे भाई, उसकी हाइट, जिसकी हाइट ज़्यादा होगी, जिस वाटर के लेवल की हाइट ज़्यादा होगी, तो उसके पास वाटर का मोलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, उसके पास वाटर का पार्टिकल ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो वैसे ही तो आपको यहाँ पे देखना है ना कि भाई किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वो हाइट की कंपेरिजन करें यहाँ पे पोटेंशियल के साथ। ठीक है, तो किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जिसमें नंबर ऑफ द चार्ज पार्टिकल ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ए वाली केस में नंबर ऑफ द चार्ज पार्टिकल ज़्यादा है, तो ए वाली केस में उसका पोटेंशियल ज़्यादा है। तो आप पोटेंशियल को देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते। तो मैं क्या करूँगा कि भाई मैं यहाँ पे मैं उसको मैं टच करता हूँ, ऐसे मैंने मुझे टच किया, और मेरा पेयर एक ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, और उसका पोटेंशियल हो गया है भाई हाई, तो आपका चार्ज का फ्लो क्या होगा भाई, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो मुझे क्या लगेगा, एक करंट लगेगा। क्या लाया, मुझे क्या लगेगा भाई, एक करंट लगेगा। ठीक है, तो आपको करंट लगता है तो आपकी बॉडी को थोड़ा डैमेज भी होता है। अगर वो डैमेज को आपको हटाना है तो आप क्या यूज़ करोगे भाई, एक रजिस्टर आप यूज़ करोगे, एक उसकी बीच आप जो टच करवाना चाहते हो तो टच नहीं आप करोगे, आप क्या बीच में यूज़ कर लोगे भाई, एक रजिस्टर, एक इंसुलेटर आप यूज़ कर लोगे। ठीक है, कैसा इंसुलेटर कि भाई आपके घर में जो प्लग होते हैं ना, वो बेसिकली प्लग ऐसे होते हैं, देखिए इस टाइप का होते हैं। तो ए वाला जो होता है ना, तो वो तो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, बट इन दोनों में से एक में ही चार्ज आते हैं। आपके पास एक टेस्टर होता है, तो टेस्टर क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है। ठीक है, तो टेस्टर क्या करता है कि भाई यहाँ से आपने टच करवाया तो यहाँ से एक चार्ज आएगा, और टेस्टर में एक लाइट होती है। ठीक है, तो ये मीन्स के एक पॉजिटिव और नेगेटिव आपने उसे नाम दे दिया ऐसा, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, वो भी आपको मालूम पड़ेगा भाई 3rd चैप्टर में। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक आप देखिए कि भाई ये दोनों में से आप कोई भी एक में आप डालोगे ना, तब भी आपकी एक लाइट होगी, दोनों में आपकी लाइट नहीं होगी। ठीक है, तो जिसमें चार्ज होगा इसमें आपकी लाइट होगी, तो आपको मालूम पड़ेगा कि भाई उसके पास पोटेंशियल ज़्यादा है।
ठीक है, तो आप ऐसे पोटेंशियल चेक कर सकते हो। ठीक है, तो जिसके पास पोटेंशियल ज़्यादा होगा कि भाई उसके पास चार्ज की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि भाई आप एक कंडक्टर की इनसाइड चार्ज तो डालते हो, तो आप कितना चार्ज डाल सकते हो भाई? 10 चार्ज डाल सकते हो, एक 1000, 1,00,000, 1 करोड़, आप कितना चार्ज डाल सकते हो? इसकी कोई लिमिट है क्या? उसकी भी ओबियसली लिमिट होती है भाई, स्टोरेज की लिमिट होती है। जैसे कि एक वाटर का ग्लास था, तो वाटर का ग्लास के साइज़ की भी एक लिमिट हो सकती है कि भाई इसमें आप कितना वाटर डाल सकते हो। जब वो वाटर का ग्लास आपका फिलअप हो जाएगा, देन आफ्टर आप और वाटर डालोगे तो वाटर का क्या होने लगेगा भाई, एक लीकेज होना लगेगा, वाटर का एक फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। चला है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट भाई ऐसा ही यहाँ पे है कि आप जितना हम इसके और चार्ज डालते हो तो उसके कोई लिमिट आ जाती है, और लिमिट से बाद भी आप और चार्ज डालते हो तो चार्ज क्या होने लगेगा भाई, लीकेज होने लगेगा। वो प्रोसेस को आपको समझनी है। दिस प्रोसेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कैसे वो प्रोसेस होती है मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए कि भाई मेरे पास ऐसा कोई का कंडक्टर है, और कंडक्टर के इनसाइड मैंने बहुत सारा चार्ज डाल दिया, ऐसे ऐसे बहुत सारे मैंने उसके इनसाइड चार्ज डाल दिए। ओके, बहुत सारा चार्ज डाल दिया। देन आफ्टर वो क्या करती है कि भाई उसकी अराउंड आपको मालूम है कि भाई चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, वो चार्ज पार्टिकल उसके अराउंड एक इफेक्ट बनाती है। एक कैसा इफेक्ट बनाती है भाई, इलेक्ट्रिक इफेक्ट बनाती है। ठीक है, कौन सा इक्वेशन से? ई इज इक्वल टू आप बता सकते हो k/r² से। आपका चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो ज़्यादा होती है तो उसकी पोटेंशियल की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। कैसे? ई इज इक्वल टू -ΔV/ΔR से आप बता सकते हो कि भाई उसकी पोटेंशियल की वैल्यू भी ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो आपने चार्ज को ज़्यादा किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हुई तो पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो उसकी पोटेंशियल उसके पास ज़्यादा हो गई। ठीक है, ओके, तो उसकी अराउंड क्या होती है भाई, एटमॉस्फेयर होती है, उसकी अराउंड होती है एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर के इनसाइड पे एयर का पार्टिकल का मोलेक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे एक मोलेक्यूल्स में ड्रॉ करता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं मोलेक्यूल्स के पास। यहाँ पे भी एक मोलेक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे भी एक मोलेक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे भी एक मोलेक्यूल्स होते हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पे कि भाई उसके पास बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज बेसिक क्या करती है भाई, एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेती है। तो वो पॉजिटिव ए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहती है, बट वो अटैक नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के साथ और भी एक पॉजिटिव चार्ज है। ख्याल आया आपको? वो इलेक्ट्रॉन के साथ और भी पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज ने वो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखा हुआ है। तो वो जो खींच के रखा हुआ है उसका फोर्स बहुत ज़्यादा है। किसके कंपेरिजन में? ए वाला पॉजिटिव के कंपेरिजन में। ख्याल आया? इसलिए ए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता। कब तक नहीं आ सकता? जब तक आपका फोर्स मिसके या एक कंडक्टर का फोर्स एक न्यूक्लियस फोर्स का जैसे नहीं हो सकता, मिसके सेम नहीं हो सकता, तब तक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एस्केप होके यहाँ पे नहीं आ सकता। चला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, और चार्ज यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। आप और चार्ज फिलअप करते हो, और एक कैसी कंडीशन आ जाती है, कैसी कंडीशन देखो कि मैंने यहाँ पे इतना सारा चार्ज डाल दिया, यहाँ पे मैंने चार्ज डाल दिया भाई सपोज के 10,000। ठीक है, तो उसका पोटेंशियल भी कितना हो गया भाई, उसका पोटेंशियल भी हो गया, मान लीजिए भाई 10,000 हो गया उसका पोटेंशियल। ध्यान अपन मैं क्या करता हूँ कि भाई अभी भी मैं एक चार्ज को मैं डालता हूँ, मैंने +1 चार्ज कर दिया, तो उसका चार्ज कितना हो गया 10,001, तो उसका पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा 10,001। ठीक है, तो इतना जब पोटेंशियल होता है ना, तब वो क्या करता है कि तब उसके पास इतना फोर्स लगाने की इसके ताकत आ गई। कितना फोर्स लगाने की? जो न्यूक्लियस फोर्स लगा रही थी इतना फोर्स वो लगा सकता है। तब वो क्या करेगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एस्केप कर लेगा। चला यार, तो आपका जो इसके एक मोलेक्यूल्स थे, तो मोलेक्यूल्स में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। कहाँ पे आ गए भाई? कंडक्टर में आ गए। तो एक नेगेटिव चार्ज आया ना, तो नेगेटिव चार्ज आया तो -1 कर दीजिए, तो वापस आपका चार्ज कितना हो गया भाई 10,000। बट आपने तो चार्ज तो ऐड किया, आपने +1 चार्ज तो ऐड किया, तो वापस आपका चार्ज हो गया भाई 10,000। तो +1 चार्ज कहाँ पे गया, चला है, वो आपको बाद में पता चलेगा। तो उसका पोटेंशियल भी भाई -1 हो जाएगा, तो उसका पोटेंशियल वापस कितना हो गया 10,000 वोल्ट हो गया। और आप भी अभी भी एक चार्ज को ऐड करते हो, अभी भी एक चार्ज को आप ऐड करें तो मीन्स के उसका चार्ज वापस हो जाएगा 10,001, और वापस वो क्या करेगा भाई, दूसरे मोलेक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन को एस्केप कर लेगा। चला है, दूसरे मीन्स के मोलेक्यूल्स में से एक इलेक्ट्रॉन को एस्केप कर लिया, तो वापस उसका चार्ज 10,000 हो जाता है। तो ऐसे सारी प्रोसेस मीन्स का कंटिन्यूसली होती है, और ऐसे सभी सारे मोलेक्यूल्स की इनसाइड मोलेक्यूल्स में से वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिए थे भाई, अट्रैक्ट। सपोज कि आपने यहाँ पे
4 बार आपने डाले तो 4 मोलिक्यूल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर लिया भाई, एस्केप कर लिया। ख्याल आया? देखिए यहाँ पे कि भाई वो जो चार इलेक्ट्रॉन थे, वो 4 इलेक्ट्रॉन आपने डाले तो यहाँ पे 4 पॉजिटिव चार्ज आपको मिल गए। आपने 4 पॉजिटिव चार्ज डाले थे, वो 4 पॉजिटिव चार्ज आपको मिल गए। जैसे कि आपके पानी का ग्लास आपका भर गया था, देन आफ्टर आप और भी पानी डालते हो इसमें, तो आपको क्या मिलेगा भाई, जितना आपने पानी डाला इतना पानी आपको एक बाहर मिलेगा। ख्याल आया? तो ऐसे यहाँ पे होगा ना कि भाई उसकी कैपेसिटर, ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर की कैपेसिटी खत्म हो गई है। और भी आप चार्ज डालते हो, और भी आपने 4 पॉजिटिव चार्ज डाला तो वो 4 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आपको वापस मिल गया, क्योंकि यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अट्रैक्ट हो गई, तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, पॉजिटिव चार्ज। तो आपने यहाँ से पॉजिटिव चार्ज डाला, वो पॉजिटिव चार्ज आपको यहाँ पे मिल गई। इसके यहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो गया भाई, चार्ज का लीकेज होना स्टार्ट हो गया। चला यहाँ पे क्या होने लगेगा भाई, चार्ज का लीकेज होना स्टार्ट हो गया। तो ए वाली प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, ए वाली प्रोसेस को हम बोल सकते हैं भाई आयोनाइजेशन। ठीक है, आयोनाइजेशन प्रोसेस बोल सकते हैं। वो आयोनाइजेशन किसका हुआ है, आयोनाइजेशन हमारा एयर का हुआ है। तो ए वाली प्रोसेस को मैं लिख देता हूँ भाई आयोनाइजेशन प्रोसेस, आयोनाइजेशन ऑफ एयर। और आपको मालूम है ना भाई, एयर क्या होती है भाई, इंसुलेटेड होती है, तो उसकी भी एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। ख्याल आया? कि भाई उसकी अराउंड आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हो। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को रोक करना। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं भाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो उसकी आप जितना भी चार्ज डालोगे इतनी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भाई ज़्यादा हो जाएगी। और आप इलेक्ट्रिक और भी चार्ज आपने डालना स्टार्ट कर दिया तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। उससे भी ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड बना लोगे एक कैपेसिटर में से, तब आपका मीन्स के आयोनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। तब आयोनाइजेशन प्रोसेस मीन्स के तब वो क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन को एस्केप कर लेगा। ख्याल आया? तो एक किसकी डायरेक्ट स्ट्रेंथ हुई, एयर की डायरेक्ट स्ट्रेंथ हुई। ख्याल आया? कि भाई आप 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से भी ज़्यादा आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दोगे, तब एयर का मोलिक्यूल्स में से एक इलेक्ट्रॉन एस्केप होके आपकी कंडक्टर में आ जाएगा, तब आपका आयोनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ख्याल आया? ओके, तो आपकी कैपेसिटी कितनी हुई कि भाई आपकी कैपेसिटी 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर मीन्स के इतनी आप इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हो, तब तक आपकी कैपेसिटी होती है। तब उससे भी ज़्यादा आप चार्ज यहाँ पे नहीं डाल सकते हो। ठीक है ना? तो हम उसको बोल सकते हैं भाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द एयर, कि वो कितनी आई थी, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। और मेरा एक दूसरा क्वेश्चन देखिए कि भाई आपको आयोनाइजेशन प्रोसेस में भी मालूम हो गया। ओके, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि भाई मेरे पास ऐसा कंडक्टर था, उसकी मैंने स्ट्रेंथ बना लिया 3 × 10⁶। जब उसकी इतनी स्ट्रेंथ बन जाती है तब इसमें और पॉजिटिव चार्ज ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि आप जितना पॉजिटिव चार्ज ऐड करोगे तो यहाँ से सभी सारे पॉजिटिव चार्ज मीन्स के क्या होगा भाई, सभी सारे पॉजिटिव चार्ज मीन्स के रिपल्शन एस्केप हो जाएगा। ख्याल आया? मीन्स के आपने जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डाला इतना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि चार्ज का लीकेज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि भाई मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि भाई वही मुझे कैपेसिटर कंसीडर करना है, वही मुझे कंडक्टर कंसीडर करना है, बट मुझे और भी ज़्यादा चार्ज उसे फिलअप करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई उसकी अराउंड यहाँ पे एटमॉस्फेयर मीडियम था, वो मीडियम को मुझे चेंज करना पड़ेगा। ख्याल आया? वो मीडियम को मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया कि भाई यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम मैंने रख दिया, कोई एक दूसरा इंसुलेटर रख दिया, और उसकी डायरेक्ट स्ट्रेंथ 3 × 10⁷ थी। कितनी थी भाई, 3 × 10⁷, और उसकी है 3 × 10⁶। तो क्या मालूम पड़ा आपको कि भाई इसमें आप और भी ज़्यादा चार्ज डाल सकते हो इसके कंपैरिजन में भाई, इसके कंपैरिजन में। तो ऐसे आप उसकी अराउंड का मीडियम आप चेंज करके उसकी एक कैपेसिटी आप इंक्रीज़ कर सकते हो, उसकी कैपेसिटी, स्टोरेज की कैपेसिटी आप इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, तब स्टोरेज की कैपेसिटी इन्फिनिट बना सकते हो क्या, ऐसा भी सोचिए कि भाई मैंने क्या सोचा, आपने यहाँ पे क्या देखा था कि भाई यहाँ पे एयर का मोलिक्यूल्स था, इसलिए उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, इसलिए चार्ज का लीकेज होना स्टार्ट हो गया। बट यहाँ पे एयर ही नहीं प्रेजेंट हो, तो आप ऐसा किस वाले केस में आप सोच सकते हो भाई, वैक्यूम, कि भाई उसकी अराउंड है वैक्यूम। ऐसा मैंने यहाँ पे एक ग्लास लिया और ग्लास की इनसाइड मैंने कंडक्टर को रख दिया, तो उसकी इनसाइड एयर पार्टिकल्स नहीं है, बट ऐसा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, उसकी इनसाइड थोड़े तो एयर पार्टिकल्स होते ही है। ठीक है, पर आप ऐसा मान लीजिए कि भाई उसकी अराउंड एयर पार्टिकल्स नहीं है, तो आयोनाइजेशन किसका होगा, किसी का नहीं। तो आपने जितना चार्ज दिया इतना चार्ज किस में आ गया भाई, एयर आपका कंडक्टर में आ गए। तो आप इसमें कितना चार्ज डाल सकते हो भाई, इन्फिनाइट डाल सकते हो। तो इसकी कैपेसिटी भी कितनी हो गई, इन्फिनाइट। ख्याल आया? तो उसकी कोई डायरेक्ट स्ट्रेंथ ही नहीं बनने वाली है। किसकी डायरेक्ट स्ट्रेंथ बनेगी भाई, किसी की भी डायरेक्ट स्ट्रेंथ नहीं बनेगी, क्योंकि उसकी अराउंड तो भाई एयर पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं है। बट ये वाला केस पॉसिबल नहीं है।
ऐसे मैंने आपको ओनली फॉर समझाने के लिए बोला, ठीक है। तो आप इसकी अराउंड का मीडियम चेंज कर करके उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आप बदल सकते हो। वैसे आप उसकी कैपेसिटर की स्ट्रेंथ आप ज़्यादा या कम कर सकते हो, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसकी होगी भाई, इसकी, और उससे कम इसकी होगी, और उससे कम इसकी होगी, वो आपको मालूम पड़ा, ठीक है। ओके, तो वो एक लिमिटेशन है। एक इसकी कैपेसिटर की क्या लिमिटेशन होती है, फिर चार्ज का फ्लो हो जाता है। चला या ओके। नेक्स्ट देखिए कि भाई आपने एक एक कैपेसिटर को चार्ज देना स्टार्ट कर दिया, तो चार्ज के साथ उसका क्या इंक्रीज होने लगेगा भाई, पोटेंशियल। क्योंकि पोटेंशियल का क्या इक्वेशन होता है, V = KQ/R होती है। आपने जितना चार्ज दिया इतना आपका पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो वो क्या आ जाती है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो आप ऐसे लग सकते हो ना भाई, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। ये प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एक एक कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगा देता हूँ C × V। देन आफ्टर मैं ये C जो कांस्टेंट लगाया हुआ है वो क्या है भाई, आपका एक कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो C को हम क्या बोलेंगे भाई, कैपेसिटेंस। तो मैं C को मैं सब्जेक्टिव बना देता हूँ। तो C = आपका इक्वेशन आएगा Q/V। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है। Q = CV। Q = CV। ये C क्या है, आपका कांस्टेंट था, बट वो कांस्टेंट को नाम दे दिया है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर C = आप लिख सकते हो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। चलाया, तो C = Q/V। ऐसा आपका इक्वेशन हो गया। और ये C क्या है भाई, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। और C की वैल्यू एक Q और V के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। चलाया, आपको ये याद रखना है। C क्या है भाई, एक कांस्टेंट है। आप चार्ज को इंक्रीज करोगे तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती है। चलाया, और पोटेंशियल आप डिक्रीज करोगे तब भी उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती है। और C है ना, तो C इट इज़ द नॉट डिपेंडेंट ऑफ द चार्ज Q एंड V, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो C क्या ओनली फॉर कांस्टेंट है। आपने यहाँ पे देखा ना, C तो क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे भी C एक कांस्टेंट ही है, बट उन्होंने उसको नाम दे दिया कि भाई कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। उसकी एक कैपेसिटेंस होती है, इसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है, एक कंडक्टर की एक करेक्टरिस्टिक होती है। ख्याल आया, ओके। तो उसकी डेफिनेशन मुझे बनाना है। तो मैं कैसे डेफिनेशन बनाऊंगा, देखिए कि भाई यहाँ पे पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल आप नहीं कंसिडर कर सकते हो, बट आप एक पोटेंशियल डिफरेंस आप कंसिडर कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है ना, वो एक डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल होता है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल होता है, तो वो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल मुझे 1 करना है। क्या करना है, मुझे 1 करना है। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल आप 1 करोगे और एक इक्वेशन में आप डाल दो, तो आपकी जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर थी इज इक्वल टू क्या हो गई भाई, चार्ज इज इक्वल टू चार्ज हो गई। ख्याल है आपको। तो आपको कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आप कैसे फाइंड आउट करोगे भाई, कि भाई आपके पास कोई एक आपके पास ऐसा कोई एक कंडक्टर अवेलेबल है, ऐसा कोई एक कंडक्टर अवेलेबल है, ठीक है। ओके, तो ऐसा कोई कंडक्टर अवेलेबल है, तो आपको क्या करना है कि भाई 1 पोटेंशियल उसका इंक्रीज करना है। पहले उसका पोटेंशियल था भाई V, आप मान लीजिए कि भाई पहले उसका पास पोटेंशियल था V। देन आफ्टर आपको पोटेंशियल कितना करना है, V+1। तो आपने क्या किया भाई, चार्ज को एंटर करवाए। आपने 1 चार्ज एंटर करवाए तब भी उसका पोटेंशियल इंक्रीज नहीं हुआ। 2 चार्ज आप लाए तब भी उसका पोटेंशियल इंक्रीज नहीं हुआ। और 3rd चार्ज लाए तब भी उसका पोटेंशियल नहीं इंक्रीज होता है। 4th चार्ज आपने लाए तो उसका पोटेंशियल +1 हो गया। तो 1 पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए आपका चार्ज कितना आपने एंटर करवाया है भाई, 4। तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी हुई भाई, 4। आप देखिए यहाँ पे, आपको यहाँ पे 1 लिखना है, वो नहीं, यहाँ पे आपको 4 लिखना है। तो उसकी कैपेसिटेंस कितना हो गया भाई, 4 हो गया। अब दूसरा कैपेसिटर लाइए, और उसका भी पोटेंशियल पहले V था, तो आपको उसका पोटेंशियल कितना करना है भाई, +1 करना है। उसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको +1 करना है, ठीक है। आपको पोटेंशियल 1 इंक्रीज करना है। तो इसमें आप क्या करोगे भाई, सेम प्रोसेस। उसमें आप चार्ज डाले, तो 1 चार्ज आपने डाले तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज नहीं हुआ। 2 चार्ज डाले तो उसका पोटेंशियल 1 इंक्रीज हो गया। तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई उसकी कैपेसिटेंस ओनली फॉर 2 फाइंड आउट हुई, और उसकी कैपेसिटेंस के लिए फाइंड आउट हुई 1 2 3 4। क्योंकि 1 पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए आपको यहाँ पे 4 चार्ज की रिक्वायरमेंट है, 4 चार्ज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे कितना चार्ज की रिक्वायरमेंट है भाई, 2 चार्ज की रिक्वायरमेंट है। तो उसकी कैपेसिटेंस कम आई उसकी कंपैरिजन में, आपको मालूम पड़ा अभी, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटेंस क्या होती है भाई, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना करना है भाई, 1। उसकी इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको 1 करना है। तो मैं उसकी बेस में एक डेफिनेशन उसकी मैं बना देता हूँ
कि देखो मैंने ये इक्वेशन से बेस में ही मैंने यहाँ पे डेफिनेशन बना दी है, ठीक है। आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना कर देना है बाय 1, तो आपका सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू। कि भाई आपके पास ऐसा कोई कंडक्टर अवेलेबल है तो आप और चार्ज डालेंगे तो आपका वन टाइप ऐसा होगा कि भाई उसका पोटेंशियल 1 इंक्रीज हुआ, तो इसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट ऑफ चार्ज कितना है बाय 4, तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी फाइंड आउट हुई बाय 4, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे भाई कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू देयर चार्ज, द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू देयर चार्ज विच द इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, विच इंक्रीज द इट्स पोटेंशियल बाय द 1 वोल्ट। आपने पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट करने के लिए आपने कितना चार्ज कंप्रेस किया, कितना चार्ज आपने डाला, ख्याल आया। तो वो उसकी क्या होती है भाई, कैपेसिटेंस होती है, ख्याल आया। वो एक पर्टिकुलर कंडक्टर की कैपेसिटेंस होती है, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट कैपेसिटर डिफरेंट कंडक्टर की कैपेसिटेंस पर डिफरेंट होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो उसकी कैपेसिटेंस है बाय 4, उसकी कैपेसिटेंस है बाय 2, उसकी भाई कोई अलग होगी, उसकी कोई होगी भाई 1 भी हो सकती है, उसकी कोई 5 भी हो सकती है, ठीक है। तो डिफरेंट कंडक्टर की कैपेसिटेंस की वैल्यू डिफरेंट होती है, बट वन पर्टिकुलर केस के लिए क्या होती है भाई, इक्वल होती है। जैसे कि मैं आप देखिए कि भाई पहले उसका पोटेंशियल था 0, देन पर आपने 4 चार्ज डाला तो उसका पोटेंशियल हो गया 1, देन पर आपको 2 पोटेंशियल करने के लिए आपको कितना चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी 8, ऐसे उसकी कांस्टेंट हो गई। क्या आया, कैसे देखिए कि भाई 8/2 इज इक्वल टू 4 आया और 4/1 इज इक्वल टू 4 आया, तो ऐसे 4 वैल्यू उसकी कांस्टेंट होती है। बट एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए आप कंडक्टर को चेंज करते हो तो उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ओके, तो उसका सिंबल क्या है भाई, कैपिटल सी, उसका सिंबल है भाई कैपिटल सी, एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। आप उसको काउंट कर सकते हो, आपने मैंने जो ऐसे काउंट कर लिया, ख्याल आया। तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ओनली फॉर आपको काउंट करना है, इसलिए वो कौन सी क्वांटिटी है भाई, स्केलर क्वांटिटी है, ख्याल आया। ओके, देन आफ्टर उसका यूनिट की हम बात करेंगे। ओके, तो आप यूनिट क्या लगाओगे भाई, यूनिट कैसे बनाओगे, भाई सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ओके भाई, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, वो तो आपको मालूम है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, और पोटेंशियल का भी यूनिट हमने डिराइव किया था, क्या होता है भाई, वोल्ट। तो आपका आंसर क्या आएगा भाई, कूलम पर वोल्ट, बट कूलम पर वोल्ट उसका यूनिट नहीं है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। क्योंकि एक कैपेसिटर है ना, वो कैपेसिटर एक कैपेसिटेंस एक फाइंड आउट किया था कि फेराडे नाम का साइंटिस्ट ने, और उसकी मीन्स के रिमेंबर के लिए उसका नाम से ही आपका यहाँ पे यूनिट बनेगा कि भाई कैपेसिटर का यूनिट होता है 1 फेराडे। चला है, कैपेसिटर का क्या यूनिट होता है, फेराडे यूनिट होता है, कैपेसिटर का यूनिट होता है भाई फेराडे। आप कूलम पर वोल्ट नहीं लिख सकते हो, क्या लिखना है आपको, फेराडे लिखना है, ठीक है। ओके, तो आपने फेराडे मीन्स के यूनिट तो बना लिया भाई, कैपेसिटर का यूनिट होता है भाई फेराडे, वो यूनिट होता है उसका, ठीक है। देन पर मुझे क्या करना है कि भाई मुझे एक जो फेराडे यूनिट बनाया है, ठीक है। ओके, तो एक कैपेसिटर का यूनिट है, तो मुझे कोई ऐसा कैपेसिटर बनाना है, कि भाई इसकी कैपेसिटी कितनी हो, 1 फेराडे हो, जितनी कैपेसिटी 1 फेराडे हो, ठीक है। तो मुझे मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई 1 फेराडे कैपेसिटेंस, 1 फेराडे कैपेसिटेंस कब होती है कि भाई सी इज इक्वल टू, आपका इक्वेशन क्या आया, क्यू अपॉन वी। तो आपको 1 फेराडे बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, चार्ज भी 1 कूलम लेना पड़ेगा और उसका पोटेंशियल भी आपको 1 लेना पड़ेगा। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई, उसका मीनिंग ऐसा हुआ कि भाई आपने 1 कूलम उसको चार्ज दिया, ये आपकी एक कैपेसिटर मीन्स का आपकी एक बॉडी है, एक बॉडी को आपने एक 1 कूलम चार्ज दिया, और आपने देखा कि भाई उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज हुआ। आप जितना चार्ज दोगे इतना उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है, बट वो एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 1 कूलम चार्ज दिया और उसका पोटेंशियल पहले था भाई 0, देन पर आपने देखा कि भाई उसका पोटेंशियल इंक्रीज हुआ 0.7 वोल्ट, बट आपको तो यहाँ पे कितना चाहिए भाई, 1 चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या किया भाई, 20 में से काट दिया है, ऐसे एक हमने 20 में से काट दिया। देन पर आप क्या करते हो कि भाई ए पार्ट को एक 1 कूलम चार्ज देखते हो, देन पर आप क्या करते हो भाई, उसका पोटेंशियल आप देखते हो, तो उसका पोटेंशियल आपने देखा तो उसका पोटेंशियल हो गया भाई 2 वोल्ट, बट आपको तो कितना चाहिए भाई, 1 चाहिए। तो आपने वापस क्या किया कि भाई उसकी साइज़ आपने बढ़ा दिया, इतनी साइज़ आपने ले लिया, ठीक है। ओके, तो इतनी साइज़ वाला आपने एक मीन्स के क्या ले लिया, एक बॉक्स ले लिया, एक रेड वाला पार्ट, ठीक है। तो उसको आपने एक 1 कूलम चार्ज दिया, और आपने देखा कि भाई उसका पोटेंशियल इंक्रीज हुआ 1 वोल्ट। तो ये जो रेड वाला बॉक्स बना ऐसे, तो ये उसकी एक पर्टिकुलर साइज़ थी, वो एक पर्टिकुलर साइज़ वाला आप कंडक्टर कंसीडर करोगे
ठीक है। तो वो कंडक्टर की कैपेसिटी क्या फाइंड आउट हुई, 1 फेराडे फाइंड आउट हुई। क्यों 1 फेराडे फाइंड आउट हुई, कैसे आपने फाइंड आउट कर लिया कि भाई उसमें हमने चार्ज दे दिया 1 कूलम, उसको हमने चार्ज दिया 1 कूलम, तो उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा था 1 वोल्ट, इसलिए उसकी कैपेसिटी कितनी हो गई भाई 1 फेराडे उसकी कैपेसिटी हो गई। तो आपकी रिक्वायरमेंट की क्या थी भाई 1 फेराडे कैपेसिटर आपको बनाना था, तो वैसे आपने ऐसे 1 फेराडे कैपेसिटर आपने बना लिया, ठीक है ओके। तो उसकी भी आप डेफिनेशन बना सकते हो ना, कैसे बना सकते हो भाई, आपको चार्ज 1 कूलम लेना है और पोटेंशियल आपको लेना है 1, तो आपको एक 1 फेराडे की कैपेसिटी की डेफिनेशन आपको बनानी। तो मैंने यहाँ पे 1 फेराडे की डेफिनेशन बना लिया। देखिए कि भाई 1 फेराडे इज अ कैपेसिटेंस ऑफ दैट बॉडी हुज द पोटेंशियल इंक्रीज दी 1 वोल्ट। आपको उसका पोटेंशियल इंक्रीज करना है भाई 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए आप उसमें कितना चार्ज डालते हो, व्हेन द चार्ज गिवन इट 1 कूलम, ठीक है। तो आपको चार्ज भी 1 कूलम ही डालना है। आप चार्ज 1 कूलम डालते हो तब उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट ही होना चाहिए। ऐसा आपको एक सिस्टम बनानी है, एक ऐसा आपको कंडक्टर बनाना है। वो कंडक्टर को हम क्या बोल सकते हैं भाई, उसकी कैपेसिटी है एक 1 फेराडे कैपेसिटी, ठीक है। बट ये जो 1 फेराडे यूनिट होता है ना, वो एक बहुत मीन्स के ज़्यादा यूनिट होता है कैपेसिटर की रेंज के लिए। बट आपका प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल यूनिट भी स्टडी करना है। प्रैक्टिकल यूनिट कैपेसिटर के लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिकल यूनिट यहाँ पे एक माइक्रो फेराडे है, ठीक है, माइक्रो फेराडे। तो उसका सिंबल होता है भाई म्यू इंटू एफ। देन आफ्टर एक मीन्स के एक माइक्रो फेराडे रेंज वाला कैपेसिटर, सभी जो आपका कैपेसिटर होता है ना उसकी रेंज एक माइक्रो फेराडे में होती है, ठीक है। बट आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रिगार्डिंग आप स्टडी करते हो तो इसमें कैपेसिटर की रेंज एक माइक्रो फेराडे बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप मैक्रो में नहीं बट माइक्रो में आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो माइक्रो में आप स्टडी कर रहे हो तो तब उसकी रेंज उससे भी कम होती है, तो तब आपका मीन्स कैपेसिटर होता है भाई पिको फेराडे, एक पिको फेराडे में होती है, ठीक है ओके। तो उसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है 10⁻⁶ फेराडे और उसकी रेंज होती है 10⁻12 फेराडे। ये दोनों उसका प्रैक्टिकली यूनिट है, ठीक है, ये दोनों उसका प्रैक्टिकली यूनिट है, उसको हम बोलेंगे भाई पिको फेराडे, ठीक है। तो ये उसका प्रैक्टिकली यूनिट होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल यूनिट इन मीन्स आप मोस्ट ऑफ कौन सा यूनिट आप यूज़ करते हो, यहाँ पे आप नैनो फेराडे मोस्ट ऑफ नहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम फेराडे भी नहीं यूज़ कर सकते हो, एक आप एक माइक्रो फेराडे यूज़ करेंगे और एक पिको फेराडे आप यूज़ करेंगे, ओके। तो यहाँ पे आपका कैपेसिटर का मीन्स के जो थियरी थी वो आपकी फिनिश हुई। बेसिक कैपेसिटर क्या है कि भाई कैपेसिटर एक स्टोरेज है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक स्टोरेज है, ठीक है। और उसका यूनिट आपको याद रखना है कि भाई उसका यूनिट होता है 1 फेराडे। और आपने यहाँ पे देखा कि भाई 1 फेराडे कैपेसिटर की मीन्स के रेंज क्या होती है, जब आप उसमें 1 कूलम चार्ज दोगे तो उसका पोटेंशियल भी 1 वोल्ट होना चाहिए। ये वाला कंडक्टर को हम क्या बोल सकते हैं भाई 1 फेराडे कैपेसिटी बोल सकते हैं, ठीक है ओके।